हरिया जी, क्या बात है? आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं। सब ठीक तो है? सपना, कुछ ठीक नहीं है। हमारी बेटी 6 साल की हो गई है, पर अब तक मैंने उसका स्कूल में नाम नहीं लिखवाया। माँ की तबीयत भी खराब रहती है, उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, और हर बार की तरह इस बार भी सारी फसल कीड़ों ने खा ली। आप परेशान क्यों होते हैं? सरकार ने किसानों के लिए इतनी सारी सुविधा लागू तो की है। देखना, कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा। कोई हल नहीं निकलने वाला सपना। सरकार ने जो भी सुविधा लागू की है उनमें भी कई सारी शर्तें हैं। ये सारी सुविधा हम जैसे गरीब और लाचार किसानों के लिए नहीं है। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि ये खेती करना छोड़ दे। तेरे बस की नहीं है खेती करना। माँ, अगर खेती न करूं तो और क्या करूं? अपने घर वालों का पेट भरने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं जो कोई दूसरा काम कर पाऊंगा? अरे मुझे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछना। वैसे भी तू उसी के इशारों पर नाचता है। अगर तूने मेरी बात मानी होती और किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज हमें ये गरीबी का रोना न गाना पड़ता। माँ, सपना को कुछ कहने से पहले ये तो सोच लिया करो कि आज हमारी जो हालात हैं वो किसकी वजह से हैं। पिताजी इतना सारा कर्जा लेकर खुद तो भगवान को प्यारे हो गए और हमें विरासत में दे गए क्या? कर्ज, जिसे चुकाते चुकाते आज हम इस झुग्गी झोपड़ी में आ गए हैं और इस थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप तो जानते हैं ना माँ जी की तबीयत खराब रहती है और वो बस इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। आप उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। हाँ हाँ, मेरी बातों को मत ध्यान दे, अपनी बीवी की बातों पर ध्यान दे। मैं कुछ भी बोलूं तो बस माँ बुरी हो जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसे बेटे बहू मिले। सुमित्रा हमेशा की तरह फिर से अपने बेटे बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पिंकी की आंखें खुल जाती हैं और वो आंखें मलकर रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में सब क्यों लड़ाई कर रहे? कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता? लौट गई तुम्हारी महारानी। अरे तेरे पास खान और सोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? दूसरे बच्चों की तरह बाहर जाकर खेलती क्यों नहीं कभी? दादी, आप बहुत गंदी और समय मुझे डांटती रहती हो। माँ जी, पिंकी अभी छोटी है, अपना गुस्सा कम से कम पिंकी पर तुम मत निकालो। पिंकी बेटा, तुम जाओ, तुम बाहर जाकर खेल लो। इस तरह हरिया पिंकी को बाहर भेज देता है और खुद सब्जी तोड़ने के लिए खेत जाता है, जहां उसका दोस्त आनंद आकर उससे कहता है, अरे हरिया भाई, कैसे हो तुम? अब तो दिखते ही नहीं, कहाँ खोए रहते हो हर समय? आनंद भाई, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं कहाँ खोया रहूंगा? अभी खेती करने का समय है, इसलिए हर समय खेती में ही लगा रहता हूँ। वैसे भैया, इस बार की फसल कैसी रही हैं? मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार, और आमदनी भी बहुत अच्छी हुई है मेरी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है आनंद भैया, पर मेरी फसल इस बार भी खराब हो गई। इस बार न तो सही से बारिश हुई और ना ही मैं अपनी फसल को कीड़ों से बचा पाया। अरे ये क्या हरिया भैया, तुम आज भी वही पुरानी तकनीकी से खेती कर रहे हो। अरे पुरानी तकनीकी को छोड़कर अब नई तकनीकी अपनाओ। हाँ, बाजार से अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक की दवाइयां लेकर आओ, फिर देखना तुम्हारी फसल कैसे खेत में लहराती है। इतना बोलकर आनंद वहां से चला जाता है, जिसके बाद हरिया भी ठान लेता है कि वो भी इस बार अच्छी फसल उगाएगा और अच्छे बीज खाद का इस्तेमाल करेगा। सपना, बस बहुत हो गया। पुरानी तकनीक को अपनाकर बहुत खेती कर ली मैंने। अब मैं भी खेती करने की नई तकनीकियों को अपनाकर खेती करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कर्जा क्यों न लेना पड़े। अगर एक बार मेरी फसल अच्छी हो गई तो सारे कर्ज चुटकियों में उतार दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी इस बार खेती करने में आपकी मदद करूंगी। हाँ, अब यही दिन तो देखने को रह गया था। अब बाप के साथ साथ बेटी भी किसानी करेगी। अरे ये नहीं कि कुछ पढ़ाई पर ध्यान दूं, माँ बाप स्कूल नहीं भेजते तो अपने दोस्तों के साथ कुछ पढ़ाई कर लूं, पर नहीं, इसे तो अपने बाप की तरह ही किसानी करनी है। हरिया, सपना और पिंकी की बात सुनकर एक बार फिर सुमित्रा अपने परिवार पर भड़कने लगती है, पर हरिया अपनी माँ की एक नहीं सुनता और शहर जाकर महंगे बीज, खाद, कीटनाशक की दवाइयां लेकर आता है और इस बार खेत में खेती करने के लिए हल का प्रयोग न करके मशीनों का प्रयोग करता है, पर फिर भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी हरिया को उम्मीद थी। सपना, मैं तो बर्बाद हो गया। इतना कर्जा लेकर मैंने अपने खेत में काम किया, इतना पैसा लगाया, पर
फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था। लगता है अब मुझे अपनी जमीन और ये घर बेचकर कर्ज वालों का कर्ज चुकाना होगा, क्योंकि इतने कम फसल से तो सिर्फ हमारा गुजारा ही हो सकता है। मेरे पास थोड़े जेवर रखे, उन्हें बेचकर आप अपना सारा कर्ज उतार दीजिए। सपना, उन जेवर से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हरिया चारों तरफ से घिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे कर्ज वाले अब उसके घर आने लगते हैं और उसे धमकी देना शुरू कर देते हैं। अरे हरिया भाई, और कितने दिन चाहिए तुम्हें? तुम्हारा कर्जा 20,000 से 30,000 हो चुका है। अगर 10 दिनों में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी उस जमीन पर कब्जा कर लूंगा जिस पर तुम खेती करते हो। भैया 10 दिन तो बहुत कम है। मैं इतने कम दिनों में कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाऊंगा। अरे तो तू क्या चाहता है, मैं तुझे पूरे 12 महीने साल के दे दूं? देख हरिया, मैं अब इससे ज्यादा समय तुझे नहीं दे सकता। अगली बार मैं जब यहाँ आऊं तो मुझे मेरे पैसे दे देना, या तो फिर अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। इतना बोलकर कर्जदार वहां से चला जाता है, जिसके बाद हरिया सिर पकड़कर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सपना उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर हरिया शांत नहीं होता। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक हरिया कुछ नहीं कर पाता। तभी एक आदमी उनके घर आता है और सपना से कहता है, सपना बेटी, मुझे पहचाना? हाँ काका, पर आप यहाँ कैसे? सपना बेटी, जब से तेरे माता पिता का देहांत हुआ है तूने तो गांव आना ही बंद कर दिया। पर सरकार ने एक सर्वे चालू किया है और अब इस सर्वे में जिसका जो हिस्सा है उसे वापस दिया जा रहा है। तेरे माँ बाप के पास एक घर था जो मरने से पहले वो तेरे नाम कर गए थे। हाँ काका, पता है। मैंने उस घर को कभी देखा तो नहीं, पर हमेशा माँ पापा मुझे उस घर के बारे में बताते थे। पर अब क्या फायदा काका, उस घर पर तो मेरे चाचा के बच्चों ने अपना हक जमा लिया है। वो मुझे उस घर में से एक ईंट नहीं लेने देंगे। हाँ बेटा, पता है, तभी तो मैं ये बात तुझे बताने के लिए खुद यहाँ आया हूँ। सरकार ने ये जो सर्वे चालू किया है, इस सर्वे में कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। जो जिसका है वो उसे वापस दिया जाएगा। देख बेटा, ये सही समय है, अपने चचेरे भाइयों से अपना घर वापस ले ले। देख, मैंने तेरे घर के पेपर भी कोर्ट से निकलवा दिए हैं। बस अब तुझे ये सर्वे करने वालों को दिखाना है, जिसके बाद तुझे तेरा घर वापस मिल जाएगा। पर इसके लिए तुझे गांव आना पड़ेगा बेटा। अगर ऐसी बात है तो काका, मैं अपने गांव जरूर जाऊंगी और अपना घर अपने चचेरे भाई बहन से लेकर ही रहूंगी। वैसे भी इस वक्त मुझे घर और पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अपना हिस्सा ऐसे ही किसी को नहीं लेने दूंगी। जब सपना को इस सर्वे के बारे में पता चलता है तो वो अगले ही दिन अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके जाती है, जहां वो अपने काका से घर के पेपर्स लेकर हो रहे सर्वे वाले को दे देती है और बड़ी मुश्किलों से सपना को उसका घर मिल जाता है। जिसके बाद सपना अपने पति और बेटी के साथ उस घर को देखने के लिए जाती है और अपने घर को देखकर सपना हैरान हो जाती है। जिस घर का जिक्र किया जा रहा था वो तो एक महल निकला। हरिया जी देखिए, अब हम गरीब झोपड़ी से महलों में रहेंगे। हरिया जी, अब आप अपनी झोपड़ी को चाय की दुकान में तब्दील कर लीजिए। अब हम खेती के साथ साथ अपनी खुद की दुकान भी चलाएंगे और मेरे मायके में जो छोटा सा घर है उसे बेचकर हम कर्जदारों का सारा कर्ज चुका देंगे। सपना, तुम सही कह रही हो। अब हमारा पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी में नहीं बल्कि इस महल में आकर रहेगा। माँ, अब हम इस महल में रहेंगे, इसका मतलब अब हम भी अमीर हैं और अब मैं भी स्कूल जा पाऊंगी। हाँ बेटा, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। आखिर भगवान को हम पर तरस आ ही गया और देखो, उन्होंने ऐसा जादू किया कि हम झोपड़ी से महल में आ गए। एक सर्वे होने की वजह से सपना को उसका एक हक का हिस्सा और उसका महल मिल जाता है। जिसके बाद सपना अपने गरीब ससुराल वालों के साथ महल में रहती है और अपने उस झोपड़ी घर में चाय की दुकान खोल लेती है, जो कि अब काफी अच्छी चल रही होती है। और इन 10 दिनों के अंदर अंदर हरिया अपनी बीवी का मायके वाला छोटा सा घर बेचकर सभी कर्जदारों का कर्ज चुका देता है और अपनी बेटी को भी स्कूल भेजना शुरू कर देता है। जिसके बाद पूरा परिवार शान और शौकत के साथ उस महल में रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, या फिर बेस्ट से भी बेस्ट लगी?
कमेंट में बताना मत भूलिए।